नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश की सियासी रंगत की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी बल्ले बल्ले। ये बीजेपी की एक तरह से हैट्रिक कही जा सकती है कि 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन, उसके बाद इसी वर्ष हुए विधानसभा के चुनाव और अब निकाय चुनाव में बाजी मारी है। ये चुनाव में एक बीजेपी के साथ ही बीएसपी को एक राहत की बात कही जा सकती है, जहां मायावती ने ठीक से खाता खोला है और सीटों में ये कह सकते हैं कि जो शून्य पार्लियामेंट के इलेक्शन में था खाती, वो अब काफी अच्छी स्थिति, यानी कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का काम बढ़ सकता है। लेकिन ये परिणाम ऐसे वक्त आए हैं जब गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव है। क्या इंपैक्ट जाएगा गुजरात चुनाव पे? उत्तर प्रदेश के इस चुनाव का एक बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है, जिसको लेकर के चर्चा की जाती है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने इस मैनेजमेंट का लोहा भी मनवा चुकी है बीजेपी, क्या उसका इंपैक्ट होगा? और दूसरा, राजस्थान में बीएसपी अपनी जमीन पूरी तरह से तलाशने की फिराक में है। 3 सीट पे 2013 के विधानसभा चुनाव में कब्जा किया था। एक सीट खाली होने के बाद 2 विधायक अभी बीएसपी के हैं। बीएसपी की क्या पोजीशन, क्या वास्तव में एक तीसरे धड़े के रूप में बीएसपी विकल्प बन सकती है? तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो एजेंडा है उसका हम आपको मजमून दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे मुखातिब होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में मिली बीजेपी की जीत ने योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ा दिया है। सबसे पहले लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बनाया, फिर विधानसभा के चुनाव में एक इतिहास बनाया, और अब नगर पालिका के चुनाव जो है, जो छोटे चुनाव होते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बनाया। ये इस बात को इंगित करता है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं यूपी में चुनावी शिकस्त खाने के बाद अब बसपा ने राजस्थान और उड़ीसा में जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। इसी के बीच जयपुर में बसपा प्रमुख मायावती ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चुनावी माहौल का शंखनाद कर दिया। विधानसभा के भी चुनाव नजदीक होने की वजह से फिर से इन्होंने 2014 के हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही खासकर देश के गरीब, असहाय, मध्यमवर्गीय लोगों के लिए किस्म किस्म की हवा हवाई अपनी योजनाओं का ऐलान करके इन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया है। मायावती ने रामलीला मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर गरीब, मजदूर, किसान और व्यापारी वर्ग के शोषण का आरोप लगाया। मायावती ने केंद्र पर निशाना लगाते हुए कहा कि देश की सरकार को सत्ता में रहते 3 साल हो गए, लेकिन अब 3 साल बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की याद कैसे आई? इस दौरान कांग्रेस भी मायावती के निशाने पर रही। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने जातिवादी सोच के कारण मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, जबकि यूपी में बसपा सरकार ने अल्पसंख्यक और दलितों का पूरा ध्यान रखा। आज के राजस्थान प्रदेश सहित देश के कई और राज्यों में भी बीजेपी के एनडीए की सरकारें बनी हैं, जहां पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों आदि का हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया है। मायावती का निशाना पीएम मोदी और आरएसएस पर भी रहा। मायावती ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो एक भी पूरे नहीं किए। मायावती ने नोटबंदी और जीएसटी को देश में गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराया। बहरहाल विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में बसपा अपने प्रमुख गढ़ उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना कर चुकी है। लेकिन क्या बसपा के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों में अपनी साख जमाना आसान होगा? जन टीवी के लिए योगेंद्र पंचोली की रिपोर्ट। तो चलिए, आपने देखा कि मायावती राजस्थान में अपनी जमीन को एक बार फिर तलाश रही हैं। उत्तर प्रदेश में कमल खिल रहा है और गुजरात चुनाव पे इसका क्या असर जाएगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि मायावती के जयपुर की रैली में निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही रहे। हमारे साथ मनोज सिंह जो विधायक हैं बीएसपी के, मनोज मुदगल जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता है, मनीष
पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि मायावती जी की रैली जयपुर में, और दो बातें निकल करके आ रही हैं कि कभी प्रदेश के एक बड़े सभा स्थल जहां पे भीड़ इस तरह की थी कि मायावती की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ता आतुर थे, अब एक इतने सीमित दायरे में सभा की गई है जिसकी संख्या मैक्सिमम 3 से 4 हजार बताई जाती है। तो ऐसे में जमीन तलाशने की बात की जा रही है, तो यहां तो जोश और ज्यादा होना चाहिए था। देखिए, राजस्थान प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के कार्यकर्ताओं को ही हमने इस मीटिंग में बुलाया था। भीड़ की तलाश जिस स्थान को अनुमान से अगर यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अगर इस मीटिंग को रामलीला मैदान में करते तो ये 20,000 की भीड़ बताती, लेकिन हमारा टारगेट 10,000 लोगों का था। उस 10,000 लोगों की जगह वो थी और 10,000 लोगों में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ये हमारे कार्यकर्ताओं को आने वाले 2018 के विधानसभा चुनाव का हमारा आगाज था कि प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर अपनी तैयारी करे और 2018 में 100+ सीट हम जीत करके राजस्थान की विधानसभा में हम सरकार बनाए। तो कैसे रणनीति रहेगी? किसी के साथ आप अलायंस करेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे? आज के दिन हमारी पार्टी का किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अलायंस की बात नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से 98 से लेकर आज तक के 200 सीट पर चुनाव लड़ाते आए हैं और वही टारगेट आज के दिन है कि 18 में भी हमारी 200 सीट पर सरकार पार्टी चुनाव लड़ाएगी। जी मनीष जी, मायावती जी का दौरा राजस्थान में अपनी जमीन मजबूत करने की वो कोशिश कर रही हैं, और जैसे मनोज जी कह रहे हैं कि 100+ के लिए हम टारगेट लेकर के चुनाव लड़ेंगे, 200 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी हमने तैयार कर ली है। बीजेपी 150 से माफ करिएगा 180 का टारगेट लेकर के चल रही है, बीएसपी अपना दम भर रही है और कांग्रेस भी अपनी कोशिश करेगी। तो तीसरी ताकत का या तीसरे विकल्प के रूप में बीएसपी के सपने साकार हो पाएंगे यहाँ? नहीं योगेंद्र जी, बात तो इनकी जो इच्छा रहती है वो तो वोटों का डिवीजन रुक जाए और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के काम आए। यूपी में आपने देखा कि जिस तरह से दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हुआ, जो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, 7 और कांग्रेस पार्टी को 7 लोग मिले, ऐसे ही 25 लोग टोटल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयोग सफल नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक जीत करने वाली पार्टी है जो दुनिया के मंसूबों पर ठीक से काम कर रही है, मजबूत तरीके से पार्टी बनकर उभरी है और जो काम हाथ में लेती है उसको पूरा करती है, चाहे उसको कड़वी दवाई समझी जाए। माननीय मोदी जी पूरे संसार के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आपने अभी देखा है कि यूपी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिली है। इसी तरह के परिणाम हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी आने वाले हैं। तो जो ये इनका एक स्वाभाविक कार्यक्रम होता है, पार्टी के नेता आते हैं, भाषण करते हैं। आपने जैसे बताया कि कोई बड़ी सभा पर करने वाली सभाएं जो होती थी स्थानों पर, अब वो छोटी स्थानों पर सिमट गई है। तो वो एक रूटीन का काम मैं समझता हूँ। बड़ी बात तो इसी आशा में रहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीत कर आए हैं, 3 विधायक आपने देखा, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली कोई संगठनात्मक ढांचा वहां पर क्रिएट नहीं हो सका। चाहे उनके विधायक विधानसभा में अच्छी बात उठाते हो या जनता के मुद्दों के साथ उनका सरोकार रहा हो, परंतु एक तो विधायक के चेहरे बदलते रहते हैं और जो भी सुविधाभोगी अलाइनमेंट होता है, आपने देखा 5 लोगों को माननीय गहलोत जी ने उस समय ले लिया था और वो मंत्री बने और बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई। तो अल्टीमेटली इस तरह की बातें आई है। तो इनको कोई स्टैटिक सेंटिटी वाला दल अभी तक राजस्थान में कोई दर्जा नहीं मिल पा रहा है। चलिए मनोज जी, मायावती जी के निशाने पे कांग्रेस भी रही है, बीजेपी तो रही है, कांग्रेस भी निशाने पे रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य में तो बीजेपी को कोसा है, लेकिन आप लोगों के लिए भी कहा है कि दलितों के प्रति उनकी उदासीनता की वजह से आज भी दलित काफी ठगे हुए महसूस करते हैं। उन्होंने मंडल कमीशन का भी जिक्र किया। देखिए, बसपा का अपनी सोच है, मायावती जी की अपनी जो भी विचारधारा है उससे कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में योगेंद्र जी तिकोना मुकाबला कभी भी नहीं रहा। यहाँ आपस में बीजेपी और कांग्रेस का ही 200 सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला है और वो ही आने वाले चुनाव 2018 में होने वाला है। और कभी भी बसपा का कोई भी प्रत्याशी जो विधानसभा विधायक रहा है वो कभी भी बसपा के टिकट पे दोबारा जीत के भी नहीं आया। ये कहना कि बसपा बहुत बड़े रूप से आ रही है, ये तो एक इनकी सोच हो सकती है। पार्टी है, लोकतंत्र है, मायावती जी कहीं भी सभा कर सकती हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर सकती हैं, कहीं भी कोई विचार अपने प्रकट कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात इसकी कि मायावती जी की सोच, जो चीज आज
दलितों को, औरों को, वर्ग को जो कांग्रेस के शासनकाल में मिली है, कांग्रेस की देन है, वो कभी भी किसी दूसरे को नहीं कोई पार्टी दे पाई। ये उनकी अपनी विचारधारा है कि अपनी उनकी पार्टी है, अपनी विचारधारा के हिसाब से वो कुछ भी कथन दे सकती है। कांग्रेस एक विचारधारा है, सब कौमों को साथ लेके चलने वाली है, और कांग्रेस ने हमेशा दलितों का और का उत्थान का हमेशा बड़ा सोच रखी है, और उसी के अनुसार ही पार्टी काम कर रही है। जी मनोज जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि मायावती एक जिक्र कर रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकत जो देश तोड़ना चाह रही है, उनका आरोप है ये, उनसे निपटने के लिए, उन्हें रोकने के लिए प्रतिपक्ष को और समान विचारधारा के लोगों को एक साथ आना चाहिए। आपकी विचारधारा से किसकी मैचिंग होती है, किसके साथ लगता है आपको कि हाँ उनको हम साथ में लेकर के चल सकते हैं? क्योंकि दो बातें बोली जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में भी खड़ा कर रही है मायावती जी, और साथ लेकर के भी चलने की बात कर रही है, तो ऐसे कैसे संभव होगा? देखिए, सांझी विरासत के नाम पे नहीं, मैं मनोज सिंह जी से बात करना चाह रहा हूं। देखिए, ये बात जो विपक्ष की बात है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस देश में, पूरे देश में राज कर चुके हैं। उसके अलावा खूब सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इस देश में अपने बलबूते पर आज भी कायम हैं, और सभी दल की नीति और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्र सरकार की जिस तरीके से विपक्ष को रोकने की जो नीति है, उनके साथ सीबीआई का छापा, आयकर का छापा, किसी और डर के नाम से एक भय पैदा करके विपक्ष को रोकना चाह रही थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सभी विपक्ष इस तरीके से ताकत के साथ, जो अपने आप में एक छोटे दल के रूप में हो सकते हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के साथ अलाइंसमेंट हो सकता है, और अलाइंस होने के बाद अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारों को रोकने का काम किया जा सकता है। जो मंडल आयोग की रिपोर्ट की बात करी, वो भी एक जनता, जब विश्वनाथ प्रधानमंत्री थे उस समय लागू की गई, उस समय भी सरकार बीजेपी और कांग्रेस से हटकर बनी थी। जी, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को रोकने की बात कर लेंगे, 2019 का भी वो जिक्र कर रही हैं कि बीजेपी को अगर रोकना है तो उसके लिए अन्य दलों को साथ आना होगा। लीडरशिप किसकी होगी इसमें? क्योंकि पहले भी ये कोशिशें की जा चुकी हैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि देखिए देश के सर्वाधिक जो सीट वाला प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। बीजेपी आज मजबूत पोजीशन में, वहां पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश रहा है, वहां कोई साथ कैसे मिलेगा? क्योंकि वो पहले के आंकड़े सब देखेंगे। यूपी बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा स्थान है, और आज भी आपने जैसे नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, वहां वोट की परसेंटेज और हमारी वापसी जिस तरीके से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर वहां बहुजन समाज पार्टी देगी। और आज लोग विधानसभा के चुनाव के थोड़े दिन बाद जब हमारी वापसी वहां होना शुरू हो गई, तो मान लीजिए कि आप आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ सीधी टक्कर में भी यूपी में मुकाबला है। और आज जो हिंदुत्व के नाम से या पार्टी ने सांप्रदायिक, जो बात बहन कुमारी मायावती जी ने आज कही कि सांप्रदायिक ताकत के रूप में सांप्रदायिकता फैलाकर इस देश को तोड़कर वो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर्व समाज को साथ लेकर, सबको जोड़कर आने वाले समय में इनको मुकाबला करें। जी, एक बड़ी बात है दुग्गल साहब यहां पे कि कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी जी के हाथ में अभी जाने वाली है। इसी महीने उनका कद बढ़ेगा कांग्रेस में, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की पूरी संभावना है। निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की लीडरशिप जिस हाथ में जा रही है, अमेठी से निकाय का चुनाव हार गए तो बीजेपी कह रही है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसकी सत्ता होती है, क्योंकि अभी 6 महीने का लगभग कार्यकाल इनका अभी विधानसभा में पूर्ण बहुमत के 2/3 बहुमत से जीत के आए हैं, और निकाय के चुनाव हमेशा अफेक्टेड होते हैं राज्य सरकार से। आप किसी भी राज्य को देख लें, राजस्थान देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, चाहे हरियाणा देख लें, जिसकी सरकार होती है उसकी नीचे की कड़ी उसकी अपने आप ही जुड़ती है, ताकि लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़े और विकास हो। ये जो चुनाव हुए निश्चित रूप से अभी योगी राज्य को बने हुए मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। जनता ने उन पर विश्वास पूरा समर्पित किया है, तो इसलिए निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन, अगर उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उनकी तो उल्टा वोटों परसेंटेज घटी है। अगर उनमें अगर इच्छा शक्ति होती तो चुनाव लड़के आते, तो सब विधान परिषद के थ्रू आए, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मनोज जी इलेक्शन को देखिए, योगी आदित्यनाथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त बने थे कि जब वहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो ये कहना कि उनका आधार नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि 8 विधानसभा मिलकर के एक लोकसभा क्षेत्र बन रहा है, तो वहां जनाधार तो होगा, तभी पार्लियामेंट का चुनाव जीता उन्होंने। देखिए, गणना अभी हो रही है योगेंद्र जी, अभी क्योंकि ये निकाय चुनाव भी हुए हैं, कल तक इसके बारे में पता चलेगा कि जो लोकसभा क्षेत्र जो इनके 73 के करीब इनके इस समय सांसद हैं और विधानसभा में इनके इतने विधायक जीत के आए हैं, उस परसेंटेज में इनके निकाय के प्रत्याशी कितने जीते हैं, चले, लेकिन ये अभी कल पता चलेगा। अमेठी की की जाए, क्योंकि देखिए ये चुनाव परिणाम ऐसे वक्त आए हैं जब गुजरात आप एक मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, और अभी बीजेपी को एक चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से लगता आपको कि एक स्टेट के इलेक्शन से दूसरे स्टेट में अगर कोई रिजल्ट आते हैं तो उनका वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनसे? देखिए, विधानसभा और निकाय चुनाव में थोड़ा बहुत अंतर है, क्योंकि 22 वर्षों का कुशासन के खिलाफ कांग्रेस इस समय गुजरात में चुनाव में उतरी हुई है और जनता मानस बना चुकी है कि भाजपा का बोरी बिस्तर बांधने के लिए। तो आज गुजरात में जो कुशासन और विकास की गति रुक गई है, उसको विकास की गति को बढ़ाने के लिए कांग्रेस दोबारा मैदान में है, जनता उनके साथ है। नोटबंदी का भी फैसला जो गैर संवैधानिक फैसला था, उसके बाद में जीएसटी जो जिस तरह से आनन फानन में लागू की गई, और देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो चरम पे आया, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गुजरात की जनता इस समय मानस बना चुकी है कि मोदी जी और अमित शाह के कुशासन से अंत होना चाहिए। चलिए मनीष पारिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि कुछ असर होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का गुजरात के चुनाव पे? बिल्कुल, आपने देखा जैसे ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली पार्टी है और वो पूरे देश में एक सेंसिटिव वाली पार्टी साबित हुई है। गुजरात में तो आपने ये भी देखा है कि ऐसे बहुत से टीवी शोज में हमने ये महसूस किया कि वहां पर सड़क, पानी, बिजली और किसान की बात तक कांग्रेस नहीं कर पाई, और वो हार्दिक की सीडी मत देखो, पप्पू मत बोलो, 15 लाख कहाँ गए, आलू के सोना कैसे निकलेगा, इस तक कन्फाइन होकर रह गई। तो एक जो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी थी नेशनल लेवल की, आज वही अपना स्टैंड खो दी है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि गुजरात में कोई कांग्रेस पार्टी को सीरियस लिया जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि 22 साल से वहां पर। चलिए एक चीज मैं जानना चाहूंगा वहां पे आपसे मनीष पारिक साहब, कि गुजरात की बयानबाजी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इसी में उलझ के रही है कि 15 लाख का क्या हुआ, ये जुमले और पप्पू मत कही है, ये मत करिए, वो मत करिए, कोई आधार नहीं है उनके पास में बातचीत का। वैसे आपको लगता है कि गुजरात में जो चुनावी जुगलबंदी या बयानबाजी हो रही है वास्तव में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पे हो रही है, और वास्तव में जिसकी अपेक्षा एक आम मतदाता करता है, वैसा कुछ बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है वहां पे? नहीं, कि मोदी साहब जो कहे कि रुमाल लगा करके जा रही थी और मंदिर में गए तो उनके नाना, दादा, पापा इन्होंने नहीं बनवाया था मंदिर, ये सब चीजें आपको लगता है कि जनता इतिहास खुद पढ़ लेती है? तो वही मैंने कहा, जो सरकार अपना विकास का काम पर वोट मांग रही है, आप उस विकास को पागल बता रहे हैं, तो अल्टीमेटली विकास तो हुआ ही है। एक आपको नहीं जच रहा है क्योंकि आप सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों ने इस चीज को महसूस किया। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सड़क नहीं बनी है, पानी नहीं हुआ है, लाइट नहीं हुई है, किसानों के मुद्दे अभी भी परिभाषित नहीं हो पा रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उनकी बात होनी चाहिए। आपने देखा सीरियसली उनकी बात नहीं हुई। तो सरकार जो काम कर रही है वो तो घोषणा पत्र के साथ मैदान में ही है, उसने तो कहा हम इसको आगे चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अल्टीमेटली जो बात आपने पैदा कर दी है, 22 बरस तक अपने तलाश रही थी वहां, अब तक उनके पास कोई है नहीं बात। और आपने देखा ये जो अभी राहुल गांधी जी के जो चुनाव क्षेत्र है अमेठी, आपने बताया, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है इस निकाय चुनाव में। अल्टीमेटली जो राहुल गांधी जी का प्रभाव अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं है, आप गुजरात में उसका प्रभाव क्षेत्र कैसे मान सकते हैं? तो ये कहने की बात है, जहां से वो 3 बार से सांसद हैं वहां पर उनकी पकड़ नहीं रही है, और अब वो ये कहना चाहते हैं कि चूंकि चुनाव अभी होने, रिजल्ट अभी आने हैं, तो देखना हम जीतेंगे। तो ये अल्टीमेटली मैं फिर लौटूंगा आपके पास। श्याम शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। श्याम जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे, मायावती की राजस्थान में फिर एंट्री, वो अपनी जमीन वापस से तलाश रही है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश में देखिए यूं कह सकते हैं कि जिस मायावती को बिल्कुल 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी पार्लियामेंट की, विधानसभा में कम मिली, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो मान सकते हैं कि यहाँ का वर्कर भी समाजवादी पार्टी बीएसपी का उत्साहित हो सकता है उन चुनाव परिणाम से। देखिए योगेंद्र जी, यूपी के चुनाव में 2 मेयर बना पाए, 16 में से 14 तो बीजेपी लगे, 2 मेयर ये बना पाए। इसके अलावा करीब जो
35 नगर पालिकाओं पर भी कब्जा किया है और 190 में से, और वो बीजेपी को 101 मिली है और कांग्रेस की तो स्थिति 3 नगर पालिका तक ही सिमट गई है। तो इस स्थिति में ये तो बात कही जा सकती है कि मायावती कुछ हद तक यूपी में कुछ स्थिति में पैदा कर पाई है, लेकिन राजस्थान की धरती पे बीएसपी का पहले भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, लेकिन बीएसपी का भी 3 थे, उसमें से 2 एक तो चले गए, वो तो 2 रह गए हैं, पहले उससे पहले हुए थे, पहले बीजेपी यहाँ का धरातल। लेकिन उन्होंने आज जो रामलीला मैदान पे कहा कि मोदी सरकार जल्दी लोकसभा के चुनाव भी कराना चाहती है, ऐसी स्थिति में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ होने हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान कर दिया कि आप अभी से तैयार हो जाइए। यहाँ तक भी कहा कि आप सरकार भी बना सकते हैं बहुत ज्यादा सक्रिय, लेकिन इतना कुछ तो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कुछ परसेंटेज मायावती का राजस्थान में रहता है और वो धरती तलाशने की स्थिति में आती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर इनका नंबर आ सकता है। अगर थोड़ी बहुत और कोशिश करे तो ये 10 सीटें तक ले जाने की स्थिति में होती है, इससे ज्यादा सीटें यहाँ आने वाली नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि मायावती ने यूपी के शहरी निकाय चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, ये बात तो सही है। उससे कुछ इजाफा वहां पे मिला है उनको, 2 मेयर बनना और इनके जी। तो ये माना जा सकता है कि बीएसपी के वर्कर्स में इस चुनाव से थोड़ी जान आ सकती है कि चलिए हम मेहनत करें, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि मायावती ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था इस चुनाव में, खुद वहां चुनाव प्रचार भी उन्होंने नहीं किया है। तो ऐसे में एक ये कहा जा सकता है कि एक आधार है। दूसरा, मायावती ने एक आरोप और लगाया है कि ईवीएम की वजह से काफी बीएसपी को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है, तो कहा, लेकिन ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती तो 2 मेयर कैसे बनते हैं, और इनके 35 नगर पालिका में कैसे कब्जा होता। अगर ईवीएम तो आरोप लगाना तो गलत है, लेकिन आरोप लगाए तो उसके परीक्षण भी पहले से किया जाना चाहिए था, पहले से बातें होनी चाहिए थी। अब आरोप लगाने से जब हारते हैं तो आरोप लगाते हैं, जीतते हो तो आरोप नहीं लगता। यहाँ एक सवाल और है कि गुजरात चुनाव पे कुछ असर आएगा उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम है इनका, क्योंकि बीजेपी काफी उत्साहित है, वहां पे अमेठी से भी कांग्रेस चुनाव हार गई, तो ऐसे में ये कहा जा सके कि मुश्किल होगी थोड़ी कांग्रेस के लिए इन चुनाव परिणाम से। देखिएगा कि चुनाव का टाइम, चुनाव परिणाम टाइमिंग का अलग तरह से निर्धारित करना, उसे निश्चित रूप से अगर बीजेपी को जिस प्रकार का बहुमत मिला है उससे वो तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उनके गुजरात चुनाव में, क्योंकि उनकी स्थिति कई जगह पर कमजोर है, तो वहां कहेंगे कि देखिए जो राहुल गांधी नेतृत्व करने वाले, कांग्रेस नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी अपने ही क्षेत्र में कांग्रेस को नहीं जिता पाए, तो गुजरात को किस स्थिति में जिताएंगे। तो निश्चित रूप से उनका प्रयोग करेंगे और वहां पर बीजेपी कई तरह की बातें भी कहेगी कि हमने नोटबंदी जमकर बुनाने की कोशिश और जो जीएसटी की थी उस पर मोहर लगा दी। ये बातें तो निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में भी जाएगी, और बीजेपी अब प्रधानमंत्री कहेंगे कि मैं और आदित्यनाथ ने जो कुछ किया, पहले हमने यूपी चुनाव जीता और अब शहरी निकायों पर चुनाव। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि 2014 के बाद में ये बीजेपी के एक हैट्रिक है। 2014 का आम चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव जीता, उसके बाद में विधानसभा का चुनाव और निकाय चुनाव में भी बीजेपी पूरे अपने दमखम के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो एक बीजेपी की जीत की हैट्रिक कही जा सकती है इसे। ये तो है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस सूबे में प्रदेश की सरकार होती है उसे निश्चित रूप से शहरी निकायों के ऊपर, चुनाव के ऊपर पक्ष में जाता है, ये तो निश्चित है, कोई इसमें दो राय नहीं। जिसकी शहरी निकाय, जिसकी राज्य की चुनाव होगी और राज्य की सरकार होगी, वो शहरी निकाय और पंचायत चुनाव में भी आगे रहने की। मनोज जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं और जानना चाहूंगा मनोज मुदगल साहब आपसे कि जिस गुजरात के ऊपर आप लोगों की टोह लगी हुई है इस वक्त, आपकी नजरें लगी हुई हैं, ये जैसे श्याम शर्मा साहब कह रहे हैं, इनका अपना एक एक्सपीरियंस बोलता है और आप लोग इस बात को स्वीकार करते हो कि किसी भी राई का पहाड़ बनाने में बीजेपी के लोग बहुत माहिर होते हैं। मौका दिया आप लोगों ने निकाय चुनाव में, अमेठी से चुनाव हारी है कांग्रेस, और बातें हो चाहे बयानबाजी हो, आपको लगता है कि वहां तीखे हमले कांग्रेस को झेलने पड़ सकते हैं गुजरात में? देखिए योगेंद्र जी, पहले भी जो पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, श्याम जी को पता है कि वहां पे विधानसभा में भी कांग्रेस के विधायक नहीं थे, सपा के विधायक जीते थे पिछली बार भी 2013-14 की बात। अब आप ये वहां पे ये इतिहास इस बार नहीं रहा कि वहां पे निकाय या विधायक कांग्रेस के नहीं है। लोकसभा जरूर कांग्रेस जीती थी, लेकिन विधानसभा में वहां पे सपा के सबसे ज्यादा बहुमत था अमेठी से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे जब लोकसभा का चुनाव होता है उसका अपना रूप होता है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी को देखते हैं, राहुल गांधी जी के विकास को देखते हैं, राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय नेतृत्व को देख के वहां पे चुनाव होता है।
तो वो इसमें दोनों में अंतर है। निकाय चुनाव में अगर कोई बीजेपी जीत गई, खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर जिसकी राज्य में सरकार होती है, शहरी निकाय उसके पक्ष में जाना स्वाभाविक होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और शहरी निकाय में जो कैंडिडेट होते हैं, इन पे भी बहुत कुछ डिपेंड होता है कि उनका लोकल क्षेत्र में कितनी पकड़ है, पार्टी के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत छवि भी उसमें काम करती है। तो आप इसमें कांग्रेस को पूरे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते कि अगर वो जीत गए तो कांग्रेस डाउन हो गई, बीजेपी बहुत अप हो गई। और गुजरात में जो सबसे बड़ी है वो है वहां का कुशासन। 22 साल के कुशासन से जनता त्रस्त है। वहां जनता बदलाव चाहती है। जनता वहां जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े बड़े जुमले दिए गए थे कि गुजरात का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहते थे, वो गुजरात का मॉडल आजकल भूल गए हैं ये लोग। अब तो बातें ही दूसरी केंद्र की और राज्य दूसरे राज्यों की शुरू कर दी। तो कुल मिला के वहां की जनता त्रस्त है। और जो नोटबंदी और जीएसटी था उससे वहां का व्यापारी तबका बहुत नाराज है। और वहां के जो पाटीदार समाज है, अन्य समाज के लोग हैं, जिनको इन्होंने पिछले 10 सालों से लगातार झांसे दे रखे थे, वो भी अब खुल के सामने आ गए। चलिए मनोज जी, बीजेपी से दाल नहीं, मैं लौटूंगा, आप ही के पास में लौटूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद में आपके पास में वापस लौटूंगा। जीएसटी और नोटबंदी का जिक्र लगातार कांग्रेस कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में तो इसका जिक्र हुआ ही था, उसके बाद गुजरात में भी जमकर इस बात को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन बीजेपी का चुनाव परिणाम के बाद, उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम जो निकाय चुनाव का, उसके बाद बताया है, या चाहे असेंबली की बात हो, उस वक्त भी कहा गया था कि जीएसटी और नोटबंदी का परिणाम यह है कि हमें उत्तर प्रदेश में एक बम्पर फसल काटने का अवसर मिला है। यहां जो मतदाता है उन्होंने हमें भारी बहुमत के साथ में हमें जिताया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जानना चाहेंगे हमारे पैनलिस्ट से, क्या वास्तव में जीएसटी और नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है? अगर है तो फिर राजनीति में बीजेपी भी इसका असर क्यों नहीं आ रहा है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तेरह दिसंबर 2013। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। प्रदेश में भाजपा सरकार के हुए 4 साल पूरे। इसी पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम 4 साल सरकार के, 4 दिसंबर से रोजाना शाम 6। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के चुनाव परिणाम पे, उसका गुजरात पे पड़ने वाले असर का, और राजस्थान में मायावती की सभा का। मैं ब्रेक से पहले आपके पास में था मनोज जी, मैं जानना चाहूंगा कि जीएसटी और नोटबंदी का कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है, और गुजरात चुनाव के अंदर 22 साल के कुशासन की भी आप बात कर रहे हैं, जो आपका आरोप है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है तमाम चीजों के बावजूद भी, लेकिन बीजेपी ने पूरे देश भर के प्रदेश कार्यालयों में एक खुशी का इजहार करने की पहल की है, कोशिश की है कि इसके जरिए कार्यकर्ताओं में एनर्जी फूंकी जा सके, कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा किया जा सके, और जिसका असर गुजरात में 18 दिसंबर को देखा जा सके। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि नोटबंदी, पहले इन्होंने विदेशों से काला धन लाने की बात की, 15-15 लाख रुपए खातों में देने की बात की, वो भी एक जुमला था। बाद में अमित शाह साहब ने उसको दिल्ली चुनाव में स्पष्ट किया। उसके बाद में इनका ये जुमला था जो प्रधानमंत्री जी का था कि भाई 8 नवंबर को मैं जो लागू कर रहा हूं, देश में काला धन सड़कों पे आ जाएगा, लोग नोट गिर जाएंगे और गरीब अमीर हो जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा, खाते में पैसा जिसके जमा होगा वो पैसा रिटर्न नहीं करे। मतलब उन्होंने जो जुमलेबाजी कर सकते थे वो की, और देश में बिल्कुल काला धन स्पष्ट होकर बिल्कुल व्हाइट मनी हो जाएगा। उनकी कथन उल्टा हुआ, और जो ब्लैक मनी थी वो भी उन्होंने व्हाइट कर दी। जो ब्लैक मनी बाजार में चल रही थी, चलन में थी, वो भी व्हाइट हो गई। ये मोदी जी की स्कीम पूरी तरह फेल हुई। उन्होंने कहा था कि इसमें कम से कम भी 25 से 30% जो काला धन है वो बैंकों में आएगा ही नहीं, जबकि वो सारा आ गया। और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरटीआई देने में असमर्थ है कि कितना पैसा आ गया। पहले तो आज से 6 महीने पहले 99% के लिए कहा था, अब तो मेरे ख्याल से 100% तो हो ही चुका है, उससे ऊपर ही कहीं आने की तैयारी हो रही है। और रही बात इसकी कि 21,000 करोड़ रुपए इन्होंने प्रिंटिंग के और स्टेशनरी के खर्च कर दिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन लगी देश आपस में नोटों को लाने ले जाने की, वो अलग। सैकड़ों लोग मर गए। आपने नोटबंदी से पूरा व्यापार धंधा चौपट कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, जीएसटी डाउन हो गई। आप क्या चाहते थे
कि आप चाहते थे देश को बताना कि मैंने जीएसटी लागू करके पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी, वास्तव में बदल दी, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। कांग्रेस का पहला आरोप यह है। दूसरा आरोप है कि जीएसटी कांग्रेस ने लागू बनाई थी, पूरी तैयारी थी। हमारा टैक्स स्लैब 5, 12 और 18 था। हम 18% से ज्यादा टैक्स के विरोध में थे। उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जीएसटी का विरोध करते थे, मीटिंगों में आकर टैक्स को और कम करने की बातें करते। जैसे इनको प्रधानमंत्री का दायित्व मिला, इन्होंने उठा के 28% का स्लैब बना दिया। आप देखिए उसमें से भी इनको 228 आइटमों में से 178 आइटमों को वापस एक सवाल 18% लाना मनोज मुद्गल ये इनकी फेलियरनेस को साबित समर्थन क्यों करा आपने? एक बार आपकी सरकारों ने भी विधानसभा में समर्थन किया, लोकसभा में। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं मनोज जी, आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। सवाल वही है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं जीएसटी का, लेकिन बीजेपी बहुत गदगद है। बीजेपी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी हुई थी, प्रतिपक्ष ने इसे बड़े हथियार के रूप में काम लिया था, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। और अभी भी जब गुजरात के अंदर कांग्रेस इसे बड़े हथियार के रूप में काम ले रही है चुनावी रण में, तो उसका भी यही हश्र होगा। अभी जो सुन रहे हैं मनीष जी शब्दों को रोक नहीं पा रहे हैं, ये साफ कह रहे हैं कि अगर जीएसटी और नोटबंदी की वजह से अगर आम जनता परेशान होती है तो ये चुनाव परिणाम नहीं आते सामने। आप निकाय चुनाव को विधानसभा के चुनाव से मत जोड़िए, क्योंकि आप निकाय चुनाव में, मैंने आपको पहले कहा, जिसकी राज्य में सरकार होती है, शहरी सरकार उसकी बननी स्वाभाविक होती है। और दूसरी बात है कि आपका कहने का मतलब है कि निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश के परिणाम आए, गुजरात में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि निकाय चुनाव बहुत छोटे स्तर पे होते हैं, वार्ड स्तर पे होते हैं। वहां लोकल प्रत्याशी के खुद का व्यवहार, खुद का जाति समीकरण, हर चीज लागू होती है। और जनता ने जब आपको लोकसभा दे दी, विधानसभा दे दी, एक छोटी कड़ी लास्ट रूप में वार्ड रहता है, वार्ड पार्षद रहता है। अगर आपको वार्ड पार्षद दे दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। आप वहां विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हो, विधानसभा बनाने की बात कर रहे हो, आपको वहां हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि शहर के चुनाव का जीएसटी नोटबंदी से कोई राज्य की और केंद्र की सरकार से सीधा ताल्लुकात नहीं होता, क्योंकि नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम ये छोटे स्तर के है। इसका काम है शहर में विकास करना, शहर की सफाई व्यवस्था को देखना। तो आपका मानना है कि वहां की जो लोकल स्थानीय निकाय की पब्लिक है वो चाहती है कि हमारा विकास मेंटेन रहे, तो हम चाहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ हमें जाना चाहिए। उसके साथ उन्होंने कड़ी से जोड़ भी दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाजपा को खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं मनोज सिंह जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी मनोज मुद्गल साहब कह रहे हैं कि एक रुझान रहता है एक पब्लिक का कि हमारे क्षेत्र का विकास कराना है तो हम रूलिंग पार्टी के साथ में रहें। क्या ऐसा संभव है कि विधानसभा में परिणाम कुछ अलग आते हो, लोकसभा में अलग आते हो, निकाय चुनाव में कुछ अलग हो, मतदाता की जो सोच है कुछ इस तरह की होती है क्या? देखिए, सरकार का बहुत बड़ा फेयर रहता है। आप चाहे पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ राजस्थान में अब की बार बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारे लोकसभा में भी ऐसा हुआ, बड़े चुनाव में भी स्टेट की सरकार के पीछे लोकसभा में भी ऐसा हुआ, अब की बार भी लोकसभा में ऐसा हुआ। और हमारी नगर पालिकाएं और नगर निगम के जो चुनाव है या पंचायत के जो चुनाव है वो सरकार को देखकर वास्तव में उनके पॉजिटिवली जरूर रहता है। लेकिन मैं तो ये मानता हूं यूपी में इतनी बड़ी बात बहुमत होने के बाद, इतनी बड़ी लोकसभा होने के बाद भी अगर हम वहां वापिसी कर रहे हैं, नगर पालिका में हमने आज 35 चेयरमैन की सीट है, 2 मेयर की सीट है, आज जीत करके, और वोट परसेंटेज अगर ऑल ओवर हम देखेंगे तो बीजेपी को वहां आज के दिन जिस तरीके से ताकत के साथ खड़ी है उस ताकत के अनुसार उसका वोट परसेंटेज कम मिला है, परिणाम कम मिला है। ये खुशी अगर भारतीय जनता पार्टी मना रही है ये अलग इनकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी को वहां नुकसान हुआ है, बीजेपी बैकफुट पर हुई है। चलिए श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, मैं जानूंगा आपसे कि कांग्रेस नोटबंदी और जीएसटी दोनों को चुनाव प्रचार में भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है गुजरात के अंदर, लेकिन निकाय चुनाव का जो परिणाम है, हालांकि इस परिणाम को खारिज कर रहे हैं मनोज मुद्गल जी और मनोज सिंह जी दोनों ही। एक का आरोप है कि बीजेपी का वोटिंग का परसेंटेज डाउन हुआ है और कांग्रेस का आरोप सीधा सीधा है कि स्थानीय निकाय में थोड़ा सरकार के प्रति रुझान होता है कि लोगों को अपने क्षेत्र का विकास कराना होता है। तो ये बात मानी जा सकती है कि वहां कोई असर नहीं रहेगा गुजरात चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का? नहीं, देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री निश्चित रूप से यूपी चुनाव की जीत का श्रेय तो लेंगे ही, अपनी सीएम को भी देंगे और खुद भी कहेंगे कि हमारी स्थिति अभी भी देश में ठीक ठाक है, क्योंकि सबसे बड़े राज्यों में यदि ये स्थिति बनती है तो गुजरात में उसको बुलाने का प्रयास बिल्कुल उसमें करेंगे। क्योंकि उन्होंने
पिछले दिनों जीएसटी और नोटबंदी का भी जिक्र करना शुरू कर दिया चुनाव में। उन्होंने कहा कि 2 लाख कंपनियां बंद हो गई और एक कंपनियों ने 20-20 हजार अकाउंट खुला लिए, 2-2 हजार अकाउंट खुला लिए, उसकी वो स्थिति पोल खुली है। तो वो थोड़ा सा क्योंकि उसको उनको लगने लगा कि हम अब नोटबंदी और जीएसटी के बारे में भी कहें कि जीएसटी के बारे में लोगों की आवश्यकता के अनुरूप हमने टैक्स को घटाना शुरू किया। तो जो उनकी पद्धति थी कि जीएसटी जिस तादाद में लागू की गई थी, जो 168 करीब के वस्तुओं के उन्होंने रेट घटा दिए, तो उससे लग रहा है कि हम जीएसटी में बदलाव कर रहे हैं। वो कहेंगे कि जब पहले कह रहे थे कि हमारी जीएसटी खाली बीजेपी की नहीं है, ये तो कांग्रेस की बनाई हुई थी, कांग्रेस भी चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सहमति सबकी थी जीएसटी को लागू करने के लिए, तो इसमें कांग्रेस तो डिनाई नहीं कर सकते कि हम उसके पक्षधर नहीं थे। लेकिन टैक्स को लेकर के विरोधाभास की स्थिति है, तो जीएसटी को लेकर के दोनों दल इसको नकार नहीं सकते। नोटबंदी को लेकर के जरूर कांग्रेस उसको घेरना चाहती है, और निश्चित रूप से नोटबंदी को लेकर के तो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी पर कांग्रेस का कहना है कि जो स्लैब तय किया है, क्योंकि बहुमत की सरकार है, हम लोग इस स्लैब के खिलाफ थे, और जब पता लगा कि हम लोग भी खिलाफत हैं, आम जनता की आवाज बन रहे हैं, तो उसमें से कुछ चीजों को रिड्यूस भी किया गया है, नीचे डाउन किए गए हैं उनके जो स्लैब है उसमें। देखिएगा क्योंकि जीएसटी को लागू करने के वक्त भी कांग्रेस समर्थन में गई थी। उस वक्त उनको स्लैब्स के बारे में स्पष्ट लोकसभा में पूछना चाहिए था, बातचीत तय करनी चाहिए थी। उस वक्त चूक गई वो, उनको पता नहीं लगा कि किस तरह के स्लैब होंगे और क्या होंगे, और 4 तरह के स्लैब कर लिए। अब भी कांग्रेस काउंसिल के उनके 2 चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं, वो जाकर काउंसिल में बैठते तो अपनी बात कहें तो सारी बात सामने आ सकती है। तो अभी भी लोकसभा है, लोकसभा में कहें कि हमारे साथ लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस ने दोनों जगह विरोध किया टैक्स स्लैब का। मेरी टैक्स स्लैब और आप ये देखिए बिना तैयारी के लागू किया, इसलिए इन्होंने 178 आइटमों में विड्रॉ भी किया। सर्वसम्मति से अगर ये बिना तैयारी के अगर नहीं करते तो कांग्रेस तो फिर क्यों सर्वसम्मति से? हमने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विरोध किया है। विरोध नहीं किया, विरोध किया, इसी का कारण 178 आइटमों में इनको विड्रॉ करना पड़ा। अब आप कर सकते हो विरोध, अब आपके जब अभी शीतकालीन अधिवेशन आएगा तो आप खुल करके बोलिए कि हमारे साथ आपने धोखा किया, सारी बातें आप कह सकते हो। सड़क पे कहने की बात अलग होती है, लोकसभा और राज्यसभा में कहने का अलग। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का जीएसटी या नोटबंदी का जो विरोध है गुजरात में कुछ असरदार रह पाएगा? देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि कांग्रेस की सौराष्ट्र में स्थिति ठीक है, बाकी जगह बीजेपी की स्थिति ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का मिला जुला वर्चस्व और प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां इनकी स्थिति ठीक है, वहां प्रधानमंत्री को बहुत सारी चीजें अलग तरफ पे कहनी पड़ रही है। पाटीदार हुआ, पटेल हुआ, ये सारी चीजें इनके जब पक्ष में आ गए तो कांग्रेस की स्थिति कुछ सुधरी है। अब कितनी सुधर पाएगी, सत्ता में तो आने की स्थिति में नहीं बन पाएगी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति पहले से सुधरी है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे इसके रिजल्ट भी देखिएगा, राजीव गांधी राहुल गांधी का ताजपोशी भी एक दिन बाद ही होने वाला है। चले, लेकिन श्याम जी, सरकार किसकी बनेगी? मेरे ख्याल में अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा। दोनों कड़े मुकाबले में है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा कई राज्यों में जब चल चुका है, उनका अपना एक वहां पे एक हो रहा है उनका अपना, और वो बहुत नजदीक से वहां की पॉलिटिक्स को देखे हैं। 22 साल से वहां बीजेपी सत्ता में है, 13 साल तक खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये बात आपके विषय में सहमत हूं कि वहां उनका एक बड़ा कद है, और प्रधानमंत्री है मुल्क के, तो इस वक्त वो इस बात को इमोशनल टच दे करके भी कह सकते हैं कि एक गुजराती मानूस आपका फेडरल सिस्टम की पॉलिटिक्स में है और एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है, तो ऐसे में गुजरात से कम आप लोगों को जिताना होगा। लेकिन बात रिजल्ट की जा रही है कि रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश का, उसका असर हो सकता है। क्या वास्तव में किसी राज्य में चुनाव जीतने में अगर कमिंग डेज में या अभी उसी दौरान जिस पीरियड में रिजल्ट आए हैं वहां अगर चुनाव होता है, मतदान होता है, चुनाव होता है, तो क्या उसका कोई असर पड़ता है वहां के कार्यकर्ता पे कि हाँ देखिए हम वहां पे मेहनत करके चुनाव जीत गए हैं, वहां पे परिस्थिति ऐसी थी, प्रतिपक्ष हमें घेर रहा था, तो इसका असर पर्टिकुलर कोई कार्यकर्ता पे आता है उसका? देखिएगा कि पार्टी जब किसी राज्य में चुनाव जीतती है तो उसका पक्ष तो लेती है। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से कहेंगे कि हमारा नेतृत्व लोकसभा, विधानसभा और शहरी निकाय में भी हमारा हुआ, तो हमारी लहर जो पहले थी वो आज भी कायम है। कार्यकर्ता कह सकते हैं लोगों को जाकर के कि मोदी गुजरात के हैं, गुजरात के होने के नाते प्रधानमंत्री हैं वहां पर, और प्रधानमंत्री अगर हमारे राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है और कांग्रेस हमारे राज्य को शासन कर लेती है तो हमारे आने वाला भविष्य
कि स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की निगाहें जिस राज्य के ऊपर होती है, जैसे राजस्थान पे निगाहें अच्छी नहीं है, तो उसका वो स्थिति हम भुगत रहे हैं। क्योंकि गुजरात ये कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान का, खैर चले राजस्थान का आप देखिएगा ना शुरू से, मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात का मुख्यमंत्री होकर के और प्रधानमंत्री बने और गुजरात का राज्य नहीं ले पाए, तो पूरे देश की स्थिति में क्या कह पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में किसी भी कीमत पर दोनों, जो कि पार्टी अध्यक्ष भी अमित शाह भी वहां के हैं और नरेंद्र मोदी भी है, वो किसी भी कीमत पे वहां के राज्य के शासन को कायम रखना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, गुजरात के चुनाव तो देखिए, किसी भी राज्य के चुनाव जो होते हैं विधानसभा के, वो महत्वपूर्ण होते हैं और हर राजनीतिक दल उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेता है। हर बार कोशिश की जाती है कि हमारी सरकार बने, हम पहले की जो कमियां हैं उन्हें दूर करके हम और बेहतर हमारी पोजीशन को हम इंप्रूव करें, ये तमाम बातें सामने आती हैं। लेकिन इस वक्त गुजरात में जो विधानसभा चुनाव है, पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई है। वजह साफ है, जो श्याम शर्मा जी ने बताया और आप और मैं भी जानते हैं कि अमित शाह वहीं से ताल्लुक रखते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है देश के प्रधानमंत्री। बेशक वो बनारस से अपना पार्लियामेंट उन्होंने सीट चुना हो, लेकिन बड़ौदा से वे चुनाव जीते थे और 13 साल से मुख्यमंत्री और 13 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल करके रखा। 22 साल से वो बीजेपी उसे मेंटेन किया। नरेंद्र मोदी का एक मॉडल भी उन्होंने अपना एक पनपाया वहां, जो गुजरात मॉडल के नाम से चर्चा में आया। ये चुनाव बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण तो कह सकते हैं और बड़ा प्रेस्टिजियस चुनाव भी कहा जा सकता है। वजह साफ है जो मैंने बोला, और बीजेपी की कमान नहीं, चुनाव कमान भी दोनों के पास में। तो मनीष जी, क्या ये वजह हो सकती है कि इस वक्त जिस तरह से वहां पे गुजरात के चुनाव प्रचार में दूसरे राज्यों की भी चुनावी फौज उतारी है, आप लोगों ने बहुत सारे नेताओं को भेजा है, आपके जो सेंट्रल कैबिनेट है उसके मेंबर्स को यानी कि मिनिस्टर्स को भी आपने उतारा है, नरेंद्र मोदी लगातार वहां कैंपेन में जुटे हुए हैं, अमित शाह डटे हुए हैं, तो चुनाव तो चुनौतीपूर्ण लग ही रहा है ये। तो ऐसे में गुजरात चुनाव एक ऑक्सीजन का काम तो दे सकता है बीजेपी को, लेकिन चुनौती बड़ी कड़ी है, जो श्याम जी भी कह रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए हर ही चुनाव चुनौती होता है, जब तक कि फैसला नहीं आ जाए सब पार्टियां अपना पूरा जोर लगाती है और बीजेपी पूरी टीम स्पिरिट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है और यही परिणाम है कि इतना फेवरेबल परिणाम आ रहा है। दो बातें, अब की बात परिस्थितियां बदली हुई है। अमित शाह साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के और मुल्क के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी साहब, वो भी वहीं से, दोनों वहीं से ताल्लुक रखते हैं। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर वहां पे अगर 19-20 कुछ भी होता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत की बात होगी ये। नहीं, ये भी तो आप देखिए कि इन दोनों के रहने से वहां 19-20 होने की संभावना कम भी होती है कि दो बड़े नेता वहां के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा है उसका लेवल अपने आप बढ़ जाता है गुजरात में। एक बात ये, दूसरी बात ये, वहां की जो सूरत की व्यापारियों की बात थी, हीरा व्यापारियों की थी, कपड़ा व्यापारी, उनके हिसाब से सुधार भी किए गए, उसके बाद वो चीज खत्म हुई। जीएसटी में भी जो बात परिवर्तन करा तो लोगों को लगा कि ये जनता के हित में फैसले हुए हैं और वो कोई ऐसे हिटलर वाले फैसले नहीं है, वो बदलते हैं। दूसरी बात ये भी आई कि मूडी की रिपोर्ट पक्ष में थी भारत के, और जो जीडीपी है उसमें भी वृद्धि उछाल आया है और अब वो भी 6.3 उस पर आ गई है। तो अल्टीमेटली जो तीन बातें आर्थिक उहापोह की बात की जा रही थी वो तीनों इस सीजन में समाप्त हो गई है। तो ये भी कहा जाएगा कि जब ये चीजें जीएसटी के कारण ठीक हो रही हैं तो अल्टीमेटली देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आने वाला है। दोनों तीनों बातें हैं। और कांग्रेस की स्थिति मैंने आपको इसलिए कहा कि समर्थन भी करते हैं और बाद में कमियां भी निकालते हैं। पहले अब दुनिया को मालूम है कि जीएसटी का जो समर्थन है कांग्रेस पार्टी ने भी किया था और ये सारी बात का कभी नहीं किया। अरे टैक्स स्लैब पर चर्चा ही नहीं हुई। हमने कभी आपने कहा जीएसटी का विरोध करेंगे, आज भी आपको उसके बाद विरोध करेंगे। आपने कहा तीन बातें करी, सरकार को 3 बातें सुधार करो, वो कर दी, उसके बाद जीएसटी लागू करी। आपने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल भी हमने सुधार करके लागू करवाया और जीएसटी भी सुधार करके लागू करवाया। दोनों बातें कही जीएसटी और इसी का कारण है, इस बारे में इसी का कारण है कि जनता समझ गई है कि केवल विरोध के लिए समझ गई है कि 28% का स्लैब मजबूरी भाजपा ने बनाया, कमजोरी है कांग्रेस पार्टी और वो जनता जानती है विरोध करती है, दोषी भाजपा वही करती है और यही कारण हुआ है। कांग्रेस में बताना चाहता हूं कि गुजरात में जीएसटी नोटबंदी के अलावा जीएसटी में समर्थन किया, मामला के बारे में बात करी, आपने विरोध दर्ज नहीं करा पाया, आपने कोई बात ही नहीं करी। ये तो बहुत आसान काम है, भ्रष्टाचार का मामला पूरे सुर्खियों पे। आपने क्या किया? जो 50,000 जैसे राहुल गांधी जी, आपको याद होगा योगेंद्र जी, करोड़ रुपए कैसे बने, 1 रैंक पेंशन के टाइम पर वहां चले गए, बोले हम तो चाहते हैं 7 पेंशन कमजोर है,
22,000 करोड़ रुपए और सैनिकों को देने चाहिए। सैनिकों ने कहा कि आपने क्यों नहीं दिए, बताओ की कंपनी सरकार पे लगा दो, आप कैसे सरकार पे लगाओ और सरकार पे आरोप लगा के 80 करोड़ रुपए हो गए। इसी के कारण ये हालत है। 18 स्टेट्स में कांग्रेस का सफाया हो गया और भारतीय जनता पार्टी भी अभियान हम चाहते भी हैं कि ऐसे ही बोलते रहे। मोदी जी की चुप्पी हार का कारण ध्यान आ गया कि ये करते कुछ है बोलते कुछ है। हार आपकी कारण यही फायदा ही है कि बेटा बचाओ, हमेशा बेटे को क्यों बचा रहे हैं? आप बोलते रहो, सरकार क्यों नहीं जांच कर रही? जब कांग्रेस ऐसे बोली है, ₹50,000 की कंपनी 80 करोड़, क्या ऐसा तजुर्बा है? लोगों के व्यापार घटे कि सब तरफ से चुनाव हारने के बाद कोई चारा बचता ही नहीं है। आरोप लगाओ, झूठो मुख्य मुद्दा है। पहन लो, कभी कहेंगे हम ये कावड़ी यात्रा निकालेंगे, कभी कहेंगे क्या जीएसटी का कोई असर है क्या? जीएसटी में देश की बर्बादी हुई। जीएसटी इन्होंने जिस समर्थन में लागू की उससे देश में बर्बाद कर दिया, बर्बादी का अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। आपने समर्थन किया, इन्होंने जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो था वो तो आप, और अब जीडीपी बढ़ गई था, लेकिन कांग्रेस जीडीपी बढ़ गई। ये राहुल गांधी जी ने किया है। इन्होंने इनकी सरकार ने 5% का स्लैब था उसको 12 में डाल दिया। मनोज जी, जीएसटी का तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो स्लैब है आप उसकी खिलाफ। अरे वो बात जीएसटी का कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपा द्वारा बनाई गई जीएसटी का विरोध करते हैं। इन्होंने सारे टैक्स बदल दिए, सारी व्यवस्था बदल दी, 4 स्टेट में नियम कानून बदल दिए। अभी हम फिर निकाय व्यापारियों को चोर बताया, चुनाव जीत रहे हैं। आप कह रहे हो कि जितना बड़ा विरोध हुआ, कौन जनता, इतना विरोध हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। आप जनता जिसका ये भुगतान अब की बार इनको चुनाव में नहीं। देखिए मनोज सिंह जी, मायावती जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि काला धन का आड़ में नोटबंदी जो की गई और जीएसटी, जिसकी वजह से आम जन को काफी नुकसान हुआ है, काफी परेशानी हो रही है, लेकिन बीजेपी इससे काफी गदगद है। बीजेपी से बुलाने की कोशिश की जा रही है, कर रही है। आपको ध्यान होगा कि जब नोटबंदी का 1 साल था, 8 नवंबर 2016 को जब किया था, तो 2017 में इसे बुलाने के लिए कोशिश की थी। देश भर के कई बड़े जो शहर हैं उनमें केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया था और कहा गया था कि नोटबंदी का कितना इंपैक्ट है, बहुत ही कारगर रही है और बहुत सफल है। तो प्रतिपक्ष इसे एक देश के लिए बहुत ही शर्मनाक, एक मुसीबत में डालने वाला एक प्लान बताया सरकार का, लेकिन सरकार इसे एप्रिशिएट कर रही है और इसे बुलाने की जमकर कोशिश कर रही है। देखिए, नोटबंदी का मामला आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने भी उस बात का जिक्र किया। इस नोटबंदी के नाम से सरकार ने कहा था कि काला धन, बहुत सारा काला धन है, नोटबंदी के कारण इस देश में वो काला धन वापिस आ जाएगा। मैं भाजपा के बड़े मनीष जी से पूछना चाहूंगा कि इस नोटबंदी के नाम से काला धन मोदी जी भी गिनाए, इनके मुख्यमंत्री भी गिनाए, और ये भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग बैठे हैं वो ये बता दें कि इतना बड़ा काला धन हमारे नोटबंदी के कारण आ गया। हम इतना जानना चाहते हैं। बाकी नोटबंदी की दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नोटबंदी से काले धन पर हमने बहुत बड़ी रुकावट पैदा करी। हमें कहना चाहते हैं, रुकावट अगर पैदा करी तो क्या अदर पार्टी के जो छोटी छोटी पार्टियों के लोग हैं, क्या काला धन या इनकम, छुपाई हुई इनकम का मामला अगर आप मानते हैं, बेनामी संपत्ति की बात मानते हैं, क्या बीजेपी के लोगों के पास नहीं है क्या? लेकिन बीजेपी टारगेट बढ़ा करके अदर पार्टियों के लोगों को कमजोर करने की मानसिकता के साथ उन पर ही छापा डालने का प्रयास कर रही है। क्या बीजेपी की जिस तरीके से अभी कह रहे थे हमारे मनोज जी कि अभी अमित शाह के बेटे के पास पैसा धन कहां से है, जांच तो उसकी भी करो, उसके लिए भी स्पष्टीकरण मोदी दे और अमित शाह भी दे। एनसीडीएक्स की बात है, आपने कहा उसमें शेयर्स के भाव बढ़ते हैं, भाव बढ़ते हैं, वो भाव भी बताएं, चीज तो वो भाव भी तो जनता के बीच अकाउंट है, वो भाव भी बता देंगे हमने इस तरीके से इतना भाव हमारा बढ़ गया। लेकिन नोटबंदी के नाम से इस देश पर आर्थिक भार डालने का नरेंद्र जी मोदी ने काम किया है, ये स्वीकार बीजेपी को करना चाहिए। देश पर एक बड़ा नुकसान इन्होंने झेलने का, डालने का काम किया है। रही है किसान की बात, अभी किसान की भी चल रही थी, गरीब मजदूर की बात नहीं। रोजगार के नाम से इस प्रदेश में, देश में पिछले 3-3.5 साल के वर्ष में इनके पास कुछ नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहा है। किसान के माफी के नाम, कर्ज माफी की बात भी चर्चा करी, इन्होंने अपनी कमेटी बनाई, लेकिन पिछले 2 महीने से 1 महीने का समय देकर भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई भी अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है। आज कृषि मंत्री महोदय का स्टेटमेंट था अखबार में, उन्होंने खुला लिखा कि कर्ज माफी के लिए मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो इस हालात में अगर प्रदेश का कृषि मंत्री इस समय में यह कह रहा है कि हमारी कमेटी गठित होगी, तो बहुत शर्मनाक बात है। ये जिम्मेदारी के पद है, संवैधानिक जिम्मेदारी जिनके पास है, उनको जवाब जनता को कम से कम जवाबदेही के साथ देना चाहिए। जी,
चले श्याम जी, ऐसे रोचक मोड़ पे पॉलिटिक्स आकर के खड़ी हो गई है कि जीएसटी एक बड़ा इश्यू है। बीजेपी, देखिए आम जनता को क्या मिला क्या नहीं मिला, ये जनता अपना एनालिसिस खुद करेगी कि वास्तव में मैं जीएसटी नोटबंदी की वजह से एक बहुत खुशी के माहौल में हूं, किसी परेशानी में हूं। तो वो जो भी चीजें हैं, राजनीतिक बयानबाजी एक अलग हो सकती है। बीजेपी से जमकर बुलाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी आज ही जब चुनाव परिणाम आ रहे थे वहां पे, तो अब बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने कहा कि ये चुनाव परिणाम इंगित करते हैं कि जनता जीएसटी और नोटबंदी से कितनी परेशान है, यानी कि जनता खुश है तभी तो हमें वोट डाल रही है। देखिए योगेंद्र जी, नोटबंदी के कारण ही यूपी में चुनाव जीते हैं। उसका कारण है कि मायावती बता सकती हैं कि उनकी स्थिति क्या रही है, क्योंकि नोटबंदी के कारण प्रतिपक्ष का पैसा जितना था वो पकड़ा गया। वो चुनाव में जो खर्चा करना चाहिए था नहीं कर पाए। आज मायावती खुद कह रही थी कि नोटबंदी और जीएसटी से बेरोजगारी और आपके दोनों गरीबी बढ़ी है। तो ये वो उनका दर्द बोल रहा था, क्योंकि पिछला दर्द उन्होंने भुगता है यूपी चुनाव में। यदि आप क्योंकि तो बीजेपी अपनी खुशी जाहिर क्यों नहीं कर पा रही है? एक बात गुजरात चुनाव, अगर नोटबंदी हर बार हमें किसी चुनाव को जीतने के लिए, किसी चुनाव को हराने के लिए अगर नोटबंदी करनी पड़ेगी, इस देश के आर्थिक भार का क्या होगा? अगर आप मान लेते हैं मायावती आपकी बात, मनोज जी, क्योंकि जिस प्रकार से मायावती का दर्द आज सामने बोल रहा था, वही मैं कह रहा हूं कि मायावती जी ने मान लिया, आप ये कह रहे थे कि नोटबंदी के कारण मायावती जी को नुकसान हुआ, इसका मतलब आप देश पर भार डालकर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब गलत फैसले लेके चुनाव नहीं जीता जा सकता। सत्ताधारी पार्टी सदुपयोग करती है शासन का, वो सदुपयोग है, सदुपयोग नहीं दुरुपयोग वो सदुपयोग कहेंगे। वो सदुपयोग कहेंगे, आप सदुपयोग कहोगे, वो सदुपयोग कहेंगे। लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या देश पर आर्थिक भार पड़ा कि नहीं पड़ा? देखिए आर्थिक भार तो हर चीज का पड़ता है, बड़ा नोटबंदी से, और इससे चुनाव जीत रहे हैं, फिर आप सदुपयोग बताएंगे तो फिर कैसे होगा? अब आप देखिए कि आप जिस सरकार के शासन में जिस प्रकार की बातें होती है वो तो मान रहे कि हमारे लिए लाभदायक है। हमारी स्थिति स्ट्रांगेस्ट हुई। गुजरात चुनाव में जाकर के बोल रहे हैं ना कि फर्जी कंपनी 2 लाख बंद हो गई। वो जो लोग थे वो उनकी लिस्ट जारी की जाए। लिस्ट तो आज तक नहीं दी समझी, इनके पास कोई लिस्ट है ही नहीं। मनोज जी प्रवक्ता जी बैठे हैं, ये बता दें दर्शकों को। आप देखिए सुनने के, आप प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन रहे हो तो कल वो बोल रहे थे एक आम सभा में भी देख रहा था कि सामने बैठे हैं कलकत्ता के व्यापारी जो कि गुजरात से कलकत्ता गए हैं। वो बताएं कि किस प्रकार से उन्होंने फर्जी अकाउंट खोले थे और उसको उजागर हुए। कुछ स्थिति में परिवर्तन तो आया है, कुछ स्थिति में देखो नोटबंदी को लेकर के देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन तो हुआ है, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट, अमेरिका के एडवाइजर ने भी कहा। मन की बात बहुत कहते हैं, ढंग की बात प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं करते। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, समझ चाहूंगा कि समय कम है। देखिए लबोरुआब यह है कि राजस्थान में एक बार फिर मायावती अपनी ताल ठोक रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो सकते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का आगाह करने आई है, उन्हें मजबूत करने के लिए आई है कि आप लोग तैयार हो जाइए और 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीएसपी के जिम्मेदार विधायक हमारे साथ में, उनका कहना है कि हमारी रणनीति तैयार हो चुकी है और उसी का हिस्सा है कि मायावती जी को जयपुर बुलाया गया था। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव से गदगद है बीजेपी, जिसे भुनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी गुजरात के अंदर। और जीएसटी और नोटबंदी दोनों पे जो कांग्रेस गुजरात में घेर रही है, उसके लिए लगातार जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आने शुरू हुए उसके बाद से बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि जीएसटी और नोटबंदी का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर दे रही है 6 महीने के अंदर अंदर ही, पहले विधानसभा और बाद में निकाय चुनाव के जरिए। खैर, लेकिन देश की राजनीति की जो सबकी आंखें हैं वो टिकी हुई हैं गुजरात पे, जो 18 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।